नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। मेरा नाम है मंदार पुरंदरे एंड हमेशा की तरह हम शुरुआत करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करनी है तो ऑयल प्राइसेस की बात इस समय करनी होगी। कल ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने अपने अलाइज को प्रेशर किया है कि वो प्रोटेक्ट करे टैंकर्स को इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके बाद थोड़ी सी गिरावट ऑयल के प्राइसेस में कल दिखती हुई नजर आई। तो अब प्रेशर बढ़ गया है जो भी अलाइज है यूएस के, कि वो हेल्प करे टू सेफ गार्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड इन्वेस्टर्स अब इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं कि जो थ्रेट करंटली मिडिल ईस्ट फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, वो थोड़ा सा एटलीस्ट कल की न्यूज की डेवलपमेंट के बाद थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो कल रात को इंडिया टाइम में, कल रात को अगर हम देखें तो जो ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स थे वो 1.34% से गिरते हुए दिखे। एंड यूएस का जो WTI क्रूड इंडेक्स है दैट फेल बाय 4%। तो यूएस क्रूड जो था वो अर्लियर रेटेड सरपास $100 पर बैरल इन इन द सेशन, लेकिन कल वो वापस गिरते हुए नजर आया। तो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ब्रेंट क्रूड एंड यूएस WTI, दे हैव सर्ज्ड मोर देन 40% ड्यूरिंग दिस यूएस ईरान वॉर। एंड इसी इसी वजह से वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचे हैं सिंस 2022। मेनली आई एम श्योर एज यू ऑलरेडी नो कि शिपिंग ट्रैफिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीवियरली डिसरप्ट हुआ है। एंड इसी वजह से ब्रेंट क्रूड क्लोज्ड एट मोर देन $100 पर बैरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years पिछले हफ्ते में। ये जो लेटेस्ट मूव है दैट कम्स आफ्टर यूएस ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूएस जो है वो अलाउ कर रहा है ईरानियन ऑयल टैंकर्स को टू ट्रांसिट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो नैरो वाटर वे है दैट इज अ क्रिटिकल एनर्जी एनर्जी चोक पॉइंट, क्योंकि ये दुनिया का 20% जो क्रूड ऑयल है दैट इज बीइंग कैरिड थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन प्राइसेस ओवरऑल अगर हम देखें पिछले एक महीने में, दे आर राइजिंग डिस्पाइट द डिसीजन by more than 30 countries to release 400 million barrels of stockpiled oil। क्योंकि अब सप्लाई डिसरप्शन बढ़ गया था तो बहुत सारे देशों ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने रिजर्व्स जो है वो मार्केट में लाएंगे एंड प्राइसेस को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि यूएस के खुद के इंटरेस्ट में शायद ये नहीं है कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने दिए जाए, क्योंकि वो खुद इन्फ्लेशन को रीन यानी कम करने की कोशिश करंटली कर रहे हैं। यूएस ने भी ये बताया था कि दे आर गोइंग टू रिलीज 172 मिलियन बैरल्स through its strategic petroleum reserve as part of the effort. The key takeaway here is कि oil remains a highly event driven commodity right now। तो इन्वेस्टर्स को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी एनर्जी प्राइसेस में, इन्फ्लेशन सेंसिटिव सेक्टर्स में एंड इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर है रिगार्डिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट नंबर। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का हैज फॉलन टू अ 3 month लो ऑफ 6.6% फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम होती हुई दिखी है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अब अगेन डिक्लाइन हो गई है। एंड जो पीरियोडिक लेबर सर्वे के नंबर्स है वो कल रिलीज हुए थे, उसके मुताबिक ये नंबर्स सामने आए हैं। तो ये 6.6% जो है फरवरी में वो कम हो गया है फ्रॉम 7% अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रीवियस मंथ में थी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो एक हल्की सी रिकवरी दिख रही है इन जॉब्स इन द सिटीज। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनचेंज रहा है एट 4.2%। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से थोड़ी सी कम हो गई है टू 4.9%, जबकि पिछले मंथ में ये 5% थी। वुमेन हैव रिकॉर्डेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रॉप हो गया है टू 5.1% फ्रॉम 5.6% इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड डिक्लाइन दोनों ही नंबर्स में दिखा है, यानी रूरल नंबर्स में भी एंड अर्बन नंबर्स में भी। अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट हैज फॉलन टू 8.7% फ्रॉम 9.8%, while rural female unemployment जो है that has eased to 4% from 4.3% in the previous month। ये जो improvement है वो that has also coincided with a modest rise in workforce participation among women। तो female workforce participation जो है that has increased to 33.4% from 33.1% in the previous month। overall अगर हम देखें तो labor market participation broadly stable रहा है अब तक। एंड द अर्बन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है फॉर पीपल एज 15 एंड अबव वो अबव रहा है, अनचेंज रहा है एट 55.9%।
तो ओवरऑल अगर हम इस टेक अवे इसका अगर बनाए या फिर एक समराइजेशन करें, तो इंप्रूविंग अर्बन जॉब्स डेटा करंटली दिख रहा है स्पेशली फॉर वुमेन, विच इज सिग्नलिंग अ रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड, एंड एक सपोर्टिव चीज है ये फॉर कंजम्पशन लिंक्ड सेक्टर्स, क्योंकि ओवरऑल इनकम लेवल्स जो है वो डिसाइड करते हैं कंजम्पशन पैटर्न कैसा होगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू ट्रैक द अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो नैरो हुआ है टू $27 बिलियन इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। इसके पिछले मंथ में यानी जनवरी में ये जो आंकड़ा था वो $34.68 बिलियन का था। तो डेफिसिट कम होना ये ओवरऑल नेशन के लिए अच्छी चीज होती है, पर हमें बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुड्स एक्सपोर्ट की, जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किए, तो वो मार्जिनली बढ़ा है टू $36.61 बिलियन फ्रॉम $36.56 बिलियन इन द मंथ ऑफ जनवरी, जबकि इंपोर्ट्स गिर गए हैं टू $63.71 बिलियन फ्रॉम $71 बिलियन इन द मंथ ऑफ जनवरी। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें, यानी फेब्रुवरी 26 को फेब्रुवरी 25 से अगर कंपेयर करें, तो फेब्रुवरी 26 में जो ट्रेड गैप है वो सिग्निफिकेंटली हायर है, राइट। इट इज वाइडर बाय $14.42 बिलियन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा साल, ये फाइनेंशियल ईयर हैज बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर लॉट ऑफ ट्रेड्स, एंड ऑनगोइंग जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसने इन चीजों पर जो दबाव है वो और भी बढ़ा दिया है, राइट। इसके नंबर्स अब तक आए नहीं क्योंकि डिसरप्शन इन द वेस्ट एशिया ट्रेड हैज जस्ट स्टार्टेड। मे बी फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो फिगर्स आएंगे उसमें शायद ये थोड़ा और अपेरेंट होगा। क्यूमुलेटिवली इंडिया का जो मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वो आंकड़ा, अगर हम अप्रैल से फरवरी तक की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो ट्रेड डेफिसिट इज एट $310 बिलियन, जबकि पिछले साल में ये सेम 11 मंथ्स में ये ट्रेड डेफिसिट $261 बिलियन था। तो क्लियरली एक इंक्रीज यहां पर दिखा है, एंड इसी वजह से ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट भी इंडिया का बढ़ चुका है एट अबाउट $110 बिलियन सो फार इन दिस फिस्कल। तो मेजर रीजन इसके लिए यही है कि जो स्पाइक दिखा है गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स में, उस वजह से ये 11 मंथ की जो साइकिल है वहां पर ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ हायर इंपोर्ट्स जो इंडिया को यहां पर करने पड़े। द की टेक अवे हियर इज कि मंथली नैरोइंग ऑफ द ट्रेड डेफिसिट इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन, लेकिन एलिवेटेड एनुअल डेफिसिट अभी भी यही शो कर रहा है कि एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर जो है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, एंड especially from precious metal imports. इंडिया के होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स कल रिलीज हुए which have risen to 11 month high of 2.13%। तो इसके पहले के मंथ का जो नंबर था, जनवरी का जो नंबर था वो 1.81% का था होलसेल इन्फ्लेशन का, एंड अब वो 2.13% हो गया है, 11 मंथ हाई पर पहुंच चुका है। ये जो इंक्रीज है वो ब्रॉडली मिरर करता है जो रिसेंट ट्रैजेक्टरी हमने रिटेल इन्फ्लेशन में दिखी है उसको। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हैड इंक्रीज बाय 3.2% फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी from 2.7% in the month of January, which is largely driven by faster increase in food prices. अब अगेन बिकॉज ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस हो सकता है कि ये जो प्रेशर है इन्फ्लेशन पर वो आने वाले मंथ्स में और भी बढ़े, बिकॉज वो डेटा अब आएगा अगले मंथ से। इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है दैट विल बिल्ड इन द कमिंग मंथ्स, क्योंकि ईरान वॉर ने अब फ्यूल प्राइसेस को पुश अप कर दिया है। हायर एनर्जी प्राइसेस टिपिकली जो है वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द इकोनॉमी बाय राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो इन टर्न सारे जो एवरीडे कॉस्ट्स है उनको भी अफेक्ट करता है। होलसेल इन्फ्लेशन जो है दैट इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू सच ग्लोबल कमोडिटी शॉक्स, क्योंकि डब्ल्यूपीआई नंबर जो है दैट इंक्लूड्स अ लार्ज शेयर ऑफ फ्यूल, मेटल्स, केमिकल्स एंड अदर इनपुट्स, एंड एक सस्टेन्ड इंक्रीज अगर क्रूड और एनर्जी प्राइसेस में आता है तो वो डब्ल्यूपीआई नंबर को काफी हाई पुश कर सकता है देन द कंज्यूमर इन्फ्लेशन। द की टेक अवे हियर इज कि राइजिंग होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि मार्जिन प्रेशर जो है दैट माइट बिल्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज, एंड it could result in higher fuel and commodity cost which cannot be passed on। and again इसके सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स ये होंगे कि हो सकता है कि आरबीआई अगेन रेट कट ना करे, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर अगर ज्यादा आया तो आरबीआई वहां पर रेट्स जो है वो कट नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हमें बात करनी होगी ओला इलेक्ट्रिक की, which has planned to raise 2000 crores for its battery arm Ola Cell Technologies। ये जो फंड रेज है that will involve a sale of minority stake to financial investors, एंड ये एक ऐसे समय पर आ रहा है जब ओला इलेक्ट्रिक का जो एफर्ट है टू रीस्ट्रक्चर देयर ऑपरेशंस एंड शोर अप इट्स बैलेंस शीट, क्योंकि अब उनको मार्केट शेयर में अगेन क्लॉ बैक करना होगा विच इट इज रैपिडली लूजिंग, राइट। तो जो उनका सेल ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है वहां पर बहुत मेजर स्लाइड हमें दिखने मिला है इन द मार्केट शेयर। तो ऑब्वियसली ये ऐसे समय पर आ रहा है जहां पर उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है दैट इज नॉट रियली डूइंग दैट वेल। तो ओला सेल टेक्नोलॉजीज जो है वो ओन करता है इंडिया का फर्स्ट गीगा फैक्ट्री, लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लोकेटेड है इन तमिलनाडु, जिसकी 1.5 गीगावाट आर की ऑपरेशनल कैपेसिटी है।
कंपनी प्लान कर रही है कि इस कैपेसिटी को रेस करेंगे टू 6 GWh बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। जो स्टेक डाइल्यूशन है दैट विल आल्सो डिटरमाइन द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर असेट, जो अब तक असर्टेन नहीं हुआ है, राइट। तो दैट एड्स टू द असेट्स यूनिक नेचर, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी इंडिया में नहीं है गीगा फैक्ट्री जो बैटरी सेल में है। एंड ऑब्वियसली इसने काफी सारा इनबाउंड इंटरेस्ट भी अट्रैक्ट किया है फ्रॉम फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सम सॉवरेन वेल्थ फंड्स। ये जो गीगा फैक्ट्री है विद एन अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,500 करोड़, ये एक मेजर स्टेप है इन लोकलाइजिंग बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एक क्रिटिकल कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहती है इंडिया ऑफ कोर्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड सेल्स, क्योंकि अगर एक डोमेस्टिक ईवी सप्लाई चेन बिल्ड करनी है तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू वैल्यू चेन का पार्ट है। ये जो प्लांट है दैट विल सपोर्ट एनर्जी स्टोरेज अक्रॉस प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स फॉर इंडस्ट्रीज बियॉन्ड जस्ट द टू व्हीलर मार्केट। एंड कंपनी को ऑलरेडी 20 GWh का एलोकेशन मिल चुका है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो उसको ये पोजीशन करता है अमंग द की प्लेयर्स अमंग द डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। द की टेक अवे हियर इज कि जो फंड रेज है दैट इज स्ट्रेटेजिकली पॉजिटिव फॉर बैटरी लोकलाइजेशन, बट ये ऑल्सो सिग्नल करता है ओला का एक नीड फॉर कैपिटल सपोर्ट, जब उनका ईवी बिजनेस जो है दैट इज रिमेनिंग अंडर प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तेजस नेटवर्क्स के शेयर्स कल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑलमोस्ट 8% ऊपर थे, क्योंकि फर्म को मिली है ऑर्डर फॉर 4G एक्सपांशन प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। कंपनी ने कल एक एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया कि ऑर्डर है फॉर स्टेट ऑफ आर्ट 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क फ्रॉम अ मोबाइल नेटवर्क इन साउथ एशिया। कंपनी का जो मल्टी बैंड रेडियो प्रोडक्ट है दैट विल बी डिप्लॉयड एट मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस द मोबाइल ऑपरेटर्स नेटवर्क। एंड ये जो नेटवर्क एक्सपांशन है दैट मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन तेजस इंटरनेशनल वायरलेस क्लाइंट बेस, क्योंकि अब तक बहुत ही डोमेस्टिक बेस्ड इनका फ्रेमवर्क था। BSNL से काफी सारे ऑर्डर्स आते थे, बट रिसेंटली एक दो ऑर्डर्स जो आए हैं they are signaling a wider base and a export order base for the company। तो कंपनी के जो CTO है उनका ये कहना है कि ये इंडक्शन के बाद तेजस का एक नया वायरलेस OEM के साथ जो अग्रीमेंट है दैट शोज कि उनके प्रोडक्ट में एक ट्रस्ट और एक प्रूवन टेक्नोलॉजी पार्टनर की कैपेबिलिटी है, एंड दे आर एड्रेसिंग डाइवर्स नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स और बेनिफिटिंग फ्रॉम द ग्रेटर वेंडर डाइवर्सिटी। रिसेंटली फर्म ने ये भी अनाउंस किया था, तेजस नेटवर्क्स ने ये अनाउंस किया था कि उन्होंने NEC कॉर्पोरेशन के साथ भी एक अग्रीमेंट किया टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 5G मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट रेडियोस। तेजस नेटवर्क्स जो है दैट इज मेनली इनटू दिस इटसेल्फ व्हिच इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ वर्सेटाइल मोबाइल सूट products which comprise 4G and 5G radio access networks and other technologies which are required in the telecom sector। The key takeaway here is कि जो order है वो strengthen करती है तेजस का international wireless credibility and support करती है thesis of export-led growth beyond India। The next news is about IDBI Bank, जिसका स्टॉक कल almost 16-17% से क्रैश हुआ आफ्टर रिपोर्ट्स कि गवर्नमेंट जो है वो स्क्रैप कर सकती है अपना प्लान ऑफ सेलिंग अ मेजॉरिटी स्टेक ड्यू टू लो प्राइस बिड्स। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाय ब्लूमबर्ग एंड रॉयटर्स, गवर्नमेंट जो है वो अब शायद अपना प्लान कंप्लीटली स्क्रैप कर दे। जो वो सेल करना चाहती थी अपना स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक इन IDBI बैंक, वो शायद आगे वो प्रोसीड ना करे, मेनली बिकॉज उनको अच्छे बिड्स मिले नहीं है। एंड ये जो डेवलपमेंट है दैट कुड इफेक्टिवली हॉल्ट द करंट सेल प्रोसेस ऑफ IDBI बैंक। तो गवर्नमेंट एंड LIC ने ये इनिशिएट किया था स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट इन 2022, जिसमें उनका एम था टू सेल अराउंड 60.7% स्टेक इन द बैंक। गवर्नमेंट करंटली होल्ड करता है 45.5% स्टेक इन IDBI बैंक, उसमें से इट इज लुकिंग टू डाइवेस्ट अराउंड 30.5%, जबकि LIC ओन करता है 49% एंड वो भी प्लान करता है टू सेल 30.2%। सो कंबाइंड ये जो स्टेक सेल है दैट कुड फेच गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 66,000 करोड़ रुपीस। इससे पहले जो रिपोर्ट्स थे उसने ये इंडिकेट हुआ था कि कनाडा बेस्ड फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स एंड दुबई बेस्ड एमिरेट्स NBD जो है दे वर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टेक, बट गवर्नमेंट माइट नाउ कंसिडर लॉन्चिंग अ फ्रेश सेल प्रोसेस जब मार्केट के कंडीशंस थोड़े और इंप्रूव होंगे एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज बैक, तब शायद वो एक फ्रेश सेल यहां पर करे। जो प्लांट सेल है ऑफ IDBI बैंक दैट इज वन ऑफ द की गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन एफर्ट्स, जिससे वो अपनी स्टेक जो है वो रिड्यूस करके गवर्नमेंट के फंड्स जो है वो बढ़ाएंगे थ्रू प्राइवेटाइजेशन। द की टेक अवे हियर इज कि जो शार्प फॉल हमें दिख रहा है इन द स्टॉक प्राइस ऑफ IDBI बैंक दैट प्रोबेबली शोज कि प्राइवेटाइजेशन ऑप्शनलिटी जो है दैट वाज अ मेजर पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द बैंक्स स्टॉक प्राइस।
एंड अगर ये डिले हुआ तो इससे स्टॉक की जो सेंटिमेंट है वो काफी समय तक वीक रह सकती है। पावर मेक हैज वन 710 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू रन अदानीज महाराष्ट्र पावर प्लांट। ये कल एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल कवर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग ओवरहॉलिंग फॉर अ थर्मल पावर प्लांट इन महाराष्ट्र। ये जो अग्रीमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर केपीआई बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो अग्रीमेंट है दैट हैज बीन, ये जो प्रोजेक्ट है दैट हैज बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक एंटिटी एंड विल बी एग्जीक्यूटेड ओवर 60 मंथ पीरियड। अब ये सारे O&M कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये एक एन्यूटी बेस्ड आपको पैसे मिलते रहते हैं, रेवेन्यू मिलता रहता है, जो एक स्टेबल इनकम किसी भी कंपनी के लिए होगा। सो अंडर दिस अग्रीमेंट पावर मैक विल अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव O&M सर्विसेज एंड ओवरऑल of the thermal power units, which is in line with the tender document and related clarifications. So the key takeaway here is कि जो contract है ये reinforce करता है Power Mech's execution visibility and strengthens its annuity like O&M base over the next 5 years. इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब हम बढ़ेंगे हमारे फाइनल सेक्शन पर, which is the believe it or not section. So according to a data, so इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि कई बार especially looking at the returns of the past 1 or 2 years, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का थीसिस होता है कि यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज रिटर्न्स ऑब्वियसली काफी अच्छे आए हैं। एंड करंटली अगर हम देखें बिकॉज ऑफ रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन मार्केट्स ओवर द लास्ट 18 मंथ्स, ये जो थीम है ऑफ इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू लुक एट ग्लोबल इक्विटीज या फिर बाकी कंट्रीज के इक्विटीज, वो बहुत बढ़ गई है एंड स्पेशली यूएस इक्विटीज, राइट। लेकिन यूएस इक्विटीज से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आई केम अक्रॉस yesterday एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट इन दिस सेक्शन। तो अगर हम देखें कि ईपीएस ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों में वो यूएस मार्केट्स में कैसी रही है, देन इट थ्रोज अप अ वेरी स्टार्टलिंग नंबर। तो मैग्निफिसेंट 7 जो है यूएस मार्केट्स में, राइट, द बिग टेक 7 कंपनीज, तो उनका जो ईपीएस ग्रोथ है इन द लास्ट 10 इयर्स हैज बीन 37%। सीएजीआर टर्म्स में 37% ईपीएस ग्रोथ उनका पिछले 10 साल में हुआ है। लेकिन ये 7 कंपनीज छोड़ के बाकी यूएस कंपनीज का अगर हम ईपीएस ग्रोथ की बात करें, राइट, इन यूएस 500 इंडेक्स, तो उनका जो ग्रोथ है दैट हैज बीन जस्ट 7%। सो 37% मैग्निफिसेंट 7 and 7% for all companies excluding the Magnificent 7 has been the growth in the US markets. तो US 500 जो है वो ओवरऑल 10% दिखाता है, और उस 10% में 37% जो है that is actually coming from the Magnificent 7, right? तो we have to take this data of US markets doing well with a pinch of salt, क्योंकि बहुत सारा जो अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पर आया है वो मेनली हैज बीन बिकॉज ऑफ दीज 7 टेक कंपनीज ओनली। तो हमेशा ग्लोबल इक्विटीज को समझते समय हमें ये चीजें समझनी है। फॉर एग्जांपल कोरियन इंडेक्स, राइट, कॉस्पी हैज डन रियली वेल इन द लास्ट 1 ईयर, बट ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द इंडेक्स इज कंट्रोल्ड बाय जस्ट 2 कंपनीज, राइट। तो ये जो डिपेंडेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम किसी भी चीज को इवेल्युएट करते, क्योंकि एक कंट्री के परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस या फिर अंडर परफॉर्मेंस में उनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये समझना बहुत जरूरी है बिफोर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यूएस इक्विटीज वोंट डू वेल, बट इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि बहुत सारी जो ग्रोथ है दैट हैज कम ऑन द बैक ऑफ द मैग्निफिसेंट 7 डूइंग वेल। इवन अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिस पर भी देखें तो 10 साल पहले मैग्निफिसेंट 7 वर गिविंग आरओई नंबर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स ऑफ अराउंड 16.2%, जो अब 30.5% हो गए। जबकि अगर हम बाकी यूएस कंपनीज की बात करें एक्सक्लूडिंग मैग्निफिसेंट 7, तो वो बस 12.2 से 17.4% हुआ है, हार्डली 5% इंप्रूवमेंट वहां पर दिखा है। बट बिकॉज मैग्निफिसेंट 7 के आरओई नंबर्स में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है, इस वजह से यूएस 500 का जो इंप्रूवमेंट है वो काफी ज्यादा बड़ा नजर आता है। सो दैट वाज आवर इनसाइट ऑन द बिलीव इट और नॉट सेक्शन, जहां पर हमने मैग्निफिसेंट 7 का जो इफेक्ट है उसको यहाँ पर मैग्नीफाई करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें एंड हमारी वेबसाइट investYadnya.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियो जहां पर है आपके लिए, तो आप जरूर हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए, डिस्काउंट कोड्स यूज कीजिए एंड इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच।